वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। AIB 19 की जो एग्जामिनेशन आने वाला है उसी सीरीज में मैं मेरा ये नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम फैमिली लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इसी सीरीज में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप इससे रिलेटेड जो भी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लीगल माइंड करके। आप वहां पे जाइए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे फ्री मटेरियल में आपको जो है सारी PDF मिलेंगी। जो भी कंपैरिजन टेबल मैंने आपको बताया था ओल्ड और न्यू, क्योंकि अब की बार जो सिलेबस आने वाला है वो ओल्ड वर्सेस न्यू कॉम्बिनेशन आएगा, तो ऐसे में वो PDF आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। उनको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट लीजिए और ऐसी जो PDF है उनको आप पेपर में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक मेरी इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आज 3 सब्जेक्ट कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम फैमिली लॉ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको SRA के भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बताऊंगी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा सजेशन है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका सजेशन है या जो भी बुक से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मुस्लिम लॉ को, और हिंदू लॉ को थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि हिंदू लॉ जो है वो मैं आपको मेरे पर्सनल नोट से बताने वाली हूँ कहां से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को पता होगा जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं कि जो हमारा मुस्लिम लॉ है वो कॉडिफाइड नहीं है। दैट मीन्स जो सिलेबस है उसको कॉडिफाइड नहीं किया गया है, तो आपको नहीं पता होता कि कहां से आपको करना है। मैंने जो आपके पेपर के लिए जो बेस्ट है वो रहेगा बेरेक्ट। अब ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसमें प्रमोशन नहीं है। मैंने ये बेरेक्ट यूज किया था, मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आप भी यही वाला बेरेक्ट लेकर जाइए, क्योंकि अगर बेरेक्ट आपके पास है तो आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने में बहुत ईजी होगा। किसी भी बुक को कैरी करने की जरूरत नहीं है। आई नो कि बहुत सारे चैनल्स आपको बुक्स प्रोवाइड करवाते होंगे कि आपको ये वाली बुक लेके जानी है, ये वाली लेके जानी है, पर ट्रस्ट मी, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो 101% आपका जो पेपर है वो फर्स्ट टाइम में क्रैक होने वाला है। चलिए, सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है जब भी हम बेरेक्ट ओपन करते हैं तो इंडेक्स होता है। आपको सबसे पहले इसमें, क्योंकि ये अनकोडिफाइड है तो इसमें बहुत सारी जो एक्ट हैं वो दे रखे होंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही के ऊपर पॉइंट आउट करना है और वो आपको पता होना चाहिए, वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। जो मुस्लिम मैरिज होती है उसका डिसोल्यूशन कैसे होता है, आपसे डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वाला पार्ट अगर कंप्लीट किया है अच्छे से, बेरेक्ट में आपने जो भी सेक्शन से अगर वो पॉइंट आउट किए हैं, अगर वीडियो में थोड़ा बहुत अगर फोकस ना हो तो, क्योंकि लास्ट वीडियो पे काफी स्टूडेंट्स की जो कमेंट्स है कि मैडम जो फोकस है कैमरे का वो नहीं बन पा रहा है, तो थोड़ा सा क्लियर, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, थोड़ा सा प्रोफेशन में मैं बिजी रहती हूँ, ये वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि AIB को लेके लोगों ने ऐसे ही मतलब कि डर पैदा कर रखा है कि AIB क्लियर नहीं होता है। AIB फर्स्ट टाइम में ही क्लियर होता है, पर डिपेंड ये करता है कि आप डायरेक्शंस कैसे लेते हैं, किसकी ऑब्जर्वेशन में आप उसकी तैयारी करते हैं। तो कैमरे के फोकस पे ना जाते हुए आप ये देखिए कि मैं आपको पॉइंट्स क्या बता रही हूँ। आप नोटबुक लेकर बैठिए, आपको जो भी मैं सेक्शन बता रही हूँ, अगर आपके पास बेरेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप पॉइंट आउट कीजिए, और नहीं है तो आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और आप उसको नोट करते चलिए, और वीडियो को पॉज करके भी आप नोट आउट कर सकते हैं। उसके बाद द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन जो एक्ट है, इनका जो अमेंडमेंट वाला है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। वाकफ इसके ऊपर तो जजमेंट भी है, अगर आपको जजमेंट चाहिए तो फिर मैं यही कहूंगी, इनकी जो भी जजमेंट नोट्स हैं उनकी सारी PDF लीगल माइंड ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे ही देखिए मेरा बेरेक्ट थोड़ा सा मैसेज सा मिलेगा, लेकिन नहीं, अगर आप भी, आपकी बुक भी ऐसे है तो दैट मीन्स आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्ट है ये किसके बारे में बात कर रहा है, इसकी डेट का पता होना बहुत जरूरी है, और ये जो है आपको क्या क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है, ये जो एक्ट है इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, काफी वीडियोस भी मैंने देखी हैं जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में वो बताते हैं, लेकिन आप प्लीज उन क्वेश्चन से डरिए मत।
वो लोग वो क्वेश्चन आपको बताते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं। लेकिन जहां पे 4 नंबर का अगर आ रहा है तो वहां पे आप ये देखिए ना, आप 3 नंबर बहुत इजीली सेक्शन से कवर कर रहे हैं। आप देखिए कैसे कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। जो इसका सेक्शन नंबर 2 है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ के हर पॉइंट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अगर सपोज मैं आपको ये बताती हूँ कि पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, इसका ये कह रहा है दैट द हस्बैंड हैज नेग्लेक्ट और हर फेल टू प्रोवाइड टू हर द मेंटेनेंस फॉर ए पीरियड फॉर 2 इयर्स। कह रहा है कि एक हस्बैंड अगर अपनी, आप सभी को पता है मुस्लिम लॉ में एक हस्बैंड जो है 4 मैरिज कर सकता है, लेकिन ऐसे में वो हर एक वाइफ को मेंटेन करेगा टाइम टू टाइम। लेकिन ये जो पॉइंट है वो हमें क्वेश्चन ये देके जा रहा है कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहा है, कितने साल तक मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो डिसोल्यूशन मतलब कि वो मैरिज को खत्म कर सकती है। तो वो उसका आंसर होगा 2 ईयर। और ऐसे ही ट्रिकी से क्वेश्चन और लिमिटेशन को लेके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और मैं फिर से बोलूंगी, जजमेंट्स पे मत जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। सिर्फ जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 60% सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इनको भी अच्छे से कवर करते हैं तो बहुत आसानी से आपका पेपर कवर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, हर पॉइंट के आगे मैंने टाइम लिमिट लिखी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख भी सकते हैं लर्न करने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो यही इसी लिमिटेशन से आएंगे। जैसे इस पॉइंट में इसने दे रखा है, कह रहा है दैट शी हैविंग बीन गिवन ए मैरी बाय her father or other guardians before the attain age of 15 years। अब यहाँ पे जो एज है, जैसे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में जो लड़की की एज है वो 18 है, मुस्लिम में 15 है। कह रहा है अगर उससे छोटी की कर दी है, 15 से छोटी 18 अगर कर दी है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बनता है ये कहता है कि कितने साल की अगर वो होगी तो उसको, कहने का मतलब वो 18 से पहले उसको खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18 के बाद वो एक कंसेंट फुल एज जो है, वो जो हमारा इंडियन लॉ है उसमें ये है कि अगर कोई पर्सन 18 प्लस हो जाता है तो वो अपनी कंसेंट खुद दे सकता है। तो 18 प्लस अगर कोई है और वो मैरिज कर रही है तो दैट मीन्स उसकी मर्जी मानी गई है। लेकिन अगर 15 से छोटी है तो वो 18 से पहले अपनी जो मैरिज है उसको खत्म कर सकती है। उसके बाद इसमें सजा भी दी गई है। देखिए यहाँ पे 7 साल की सजा होना डन है, आपको 7 ईयर का पनिशमेंट मिलेगा। और अगर आप इन क्राइटेरिया में फॉल करते हो, अगर जो हस्बैंड है वो नहीं कर रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है, ये सारे पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आपको सजेशन है, प्लीज इन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करिए। और उसके बाद, और ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे, ये देखिए आगे भी बहुत सारे सेक्शन हैं। अगर आप इन डिटेल मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो मेरा आपको सजेशन है इन AIB के लिए इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन में मैं आपको सारे सब्जेक्ट जो है 2 डेज में, विद इन 2 या 3 डेज में मैं आपको बहुत इजीली समझा सकती हूँ। उसके लिए जो लीगल प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिर से आपको यही कहूंगी, जैसे इस पॉइंट में अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं और इसमें भी अगर डिस्पोज हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो अगर इस तरीके की कोई उसके लीगल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। या फिर अगर वो किसी अगर हैबिचुअल, अगर वो असॉल्ट कर रहा है किसी के साथ मेंटली, यहाँ पे फिर से यही बात आ जाती है क्रुएल्टी में। देखिए अगर आई होप आपको दिखता होगा क्रुएल्टी, हम अगर क्रुएल्टी हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी है। और यहाँ पे भी जो क्रुएल्टी है वो मेंटल और फिजिकल दोनों टाइप की क्रुएल्टी है। उसके बाद प्रोवाइजो से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे पनिशमेंट भी दी गई है, टाइम प्रिस्क्राइब भी किया गया है। अगर ग्राउंड्स अगर आप ले रहे हैं तो विद इन 1 ईयर जो है आपको प्रूफ भी करना होगा। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है, जो थर्ड सेक्शन है अंडर सेक्शन 3, वो कह रहे हैं जो नोटिस हम उसके हायर्स को करेंगे हस्बैंड को, तो उसके बारे में, इसके बारे में बताया गया है कि नोटिस कैसे होगा, कैसे सर्व होगा। और इसके ऊपर डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन नोटिस से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद फोर्थ, अंडर सेक्शन 4 की शादी खत्म हुई है या नहीं हुई है वो डिपेंड करता है, उसके इफेक्ट्स बताएगा। अगर शादी खत्म हो गई है तो उसके इफेक्ट्स बताए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से ग्राउंड्स है जिसके ऊपर वो जो है डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, वो डिवोर्स ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी,
अगर कोई मुस्लिम लेडी भी है, एक क्वेश्चन भी बहुत आता है, अगर कोई मुस्लिम लेडी है उसको मेंटेनेंस लेना है, जी हाँ, वो हमारा जो ओल्ड सीआरपीसी और जो हमारा न्यू बीएनएसएस है उसके सेक्शन 125/144 के अंडर ऑल इंडिया हमारे कोई भी धर्म की लेडी है वो सभी उसमें आके मेंटेनेंस ले सकती हैं। अब सेकंड चीज अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट इसमें आपको क्या पार्ट करना है, तो नेक्स्ट इसमें आपको करना है अमेंडमेंट एक्ट। अगर इसके बारे में आप वैसे तो मुस्लिम लोगों को आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट पता होने चाहिए, आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तलाक की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, सीधा तलाक वॉइड और इलीगल, इसके ऊपर सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेरा सजेशन आपको यही है, ये सारे सेक्शन आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके 3 ही चैप्टर है और 3 ही चैप्टर में 8 ही आप सेक्शन हैं, आपको चैप्टर के नेम भी पूछे जा सकते हैं। इसके सारे सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जो मैंने मुस्लिम लॉ के बारे में बताया है, आप प्लीज इनको अच्छे से कवर कीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, बट डोंट वेरी, जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। अब हम करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट। अब आप कहेंगे कि मैम इसका बेरेक्ट क्यों नहीं लेके आए, तो देखिए फिलहाल मेरे पास बेरेक्ट अवेलेबल नहीं था, मेरा जो पर्सनल है, तो मेरे पास नोट्स मिले मुझे, क्योंकि इतना टाइम हो गया। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगी, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं और इसमें वो पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप पढ़िए, पढ़ने वाले बनिए, मटेरियल मैं आपको दूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज बता देती हूँ, इस तरीके के जो भी नोट्स होंगे वो AIB में आप नहीं ले जा सकते हैं, वो परमिशन नहीं देंगे। तो मेरा आपको सजेशन यही है, मैं जो आपको बता रही हूँ आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट का इंडेक्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 30 आपको पता होने जरूरी है कि ये इसके बारे में क्या कह रहे हैं। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, उसके बाद अपने हैंड रिटन में अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत इजीली ये चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद आ जाइए कि हिंदू मैरिज एक्ट होता क्या है, ये किस पे अप्लाई होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन पर्सन जो है वो हिंदू है, ठीक है। उसके बारे में जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स हैं वो क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखे हुए, ठीक है। उसके बाद फॉलो द हिंदू मैरिज एक्ट, कौन इसको फॉलो कर सकता है, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि एनी पर्सन, कि अब एनी पर्सन अगर आपको दिख रहा है तो एनी पर्सन में कौन होता है, तो एनी पर्सन में ये तीनों होते हैं। और जो एनी पर्सन से अलावा है वो कौन है, एनी पर्सन के अलावा वो ये 2 हैं। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर प्रिजम्पशन में आते हैं तो ये तो गवर्नमेंट, ये अमेंडमेंट रहते हैं, स्टेट अमेंडमेंट रहते हैं, इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा। उसके बाद आइए कि अगर कौन से वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जो हैं अगर लेस्टिमेट है, इलएस्टिमेट है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो हिंदू हैं, तो वो बच्चा भी हिंदू ही होगा। और काफी बार पूछा जाता है कि अगर रिलीजन से वो हिंदू नहीं था, लेकिन उसका एक पेरेंट्स जो है एक हिंदू है और दूसरा अदर रिलीजन से है, तो वो भी अगर उसका रीति रिवाज से अगर उसका जो पालन पोषण किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है, तो वो बच्चा भी हिंदू ही माना जाएगा। इसके ऊपर एक रिलेवेंट जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और देखिए मैंने साइट भी किया हुआ है, इंदिरा गांधी वर्सेस यूनाइटेड ऑफ इंडिया, जिसमें जो ये हिंदू थी इंदिरा गांधी और इनके हस्बैंड थे पारसी थे, तो जो बच्चा हुआ था उसका जो भी जन्म या फिर जो भी रीति रिवाज उसने संस्कार सीखे थे वो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग थे, तो इसलिए वो हिंदू कंसीडर हुए। तो अब ये एक छोटा सा ड्राफ्ट है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, AIB के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम आते हैं, आपको करना है हिंदू मैरिज एक्ट में, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ मैरिज, अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पेज का, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैरिज पूछी जाती है, काइंड्स ऑफ मैरिज, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी मैरिज जो है हिंदू मैरिज, आपको एक नाम दे दिया जाएगा। तो जैसे असुरा ऑफ मैरिज, अब आपको देखने में तो लगेगा नहीं है, लेकिन हाँ ये भी होती है और स्टिल इन फोर्स भी है। पैसे दे लड़की ले जाओ, मतलब कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि जिनकी शादी नहीं होती वो अदर स्टेट में पैसे से ले आते हैं, तो उसको असुरा मैरिज ही कहते हैं। वो पहले भी थी और आज भी एनफोर्समेंट में है।
तो ऐसी मैरिज के आपको नाम दे दिए जाएंगे। गंधर्व मैरिज, देखिए जो लव मैरिज है आज के टाइम में जो इतनी ट्रेंडिंग रहती है वो पहले भी होती थी। पहले गंधर्व मैरिज जिसको बोलते थे, जिसका मीनिंग ही था रनवे मैरिज और लव मैरिज जिसको आज हम बोलते हैं। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आ जाइए सेरेमनी के ऊपर कि हमारी जो सेरेमनी है वो किस तरीके की होती है, क्या नाम है, क्या है, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए केरवा मैरिज एक आज जो टॉपिक चला हुआ है लिव इन रिलेशनशिप, इसमें केरवा मैरिज बोलते हैं। ठीक है, ये पहले भी था, ऐसा नहीं होता कि आज ही ये कॉन्सेप्ट चला, ये कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं लेकिन टाइम टू टाइम थोड़ा मोल्ड हो रहा है। अब मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताऊंगी इन चीजों के ऊपर, सेरेमनी के ऊपर जो पूछा जाता है, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस जजमेंट से भी आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेफिनेशन से पूछे जाते हैं। सिग्निफाई, हैविंग, इज, तो जो डेफिनेशन है वो अगर आप सॉरी अगर थोड़ा सा कैमरा अगर हिल रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी, लेकिन मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको कवर करवाऊं आज इस वीडियो में। और आई होप वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा, कोई नहीं, नो इश्यू। स्टूडेंट्स को सीखने के बहुत कुछ मिलेगा और आपका जो AIB है वो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर करेगा। हिंदू मैरिज एक्ट अपने आप में एक ऐसा एक्ट है जो अपने आप में आपको स्कोरिंग मार्क्स देके जाएगा। देखिए कस्टम और यूसेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद फुल ब्लड और हाफ ब्लड आपको 3 नंबर का यहां से देखने को मिलेगा। 101% मैं कह रही हूँ 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं और इसमें आपको पता होना बहुत जरूरी है। फुल ब्लड और हाफ ब्लड, मैं फिर आपको यही बोलूंगी प्लीज इस पेज का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए कि फुल ब्लड और हाफ ब्लड होता क्या है। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैं हाफ ब्लड आपको समझा रही हूँ, अगर हाफ ब्लड है तो हाफ ब्लड में फादर, उसके बाद अगर वाइफ 1 है वाइफ 2 है, इधर से सन है इधर से सन 2 है, फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई है। तो इस तरीके से ये सीरीज अगर आपको समझ आ रही है तो S1 और S2 ये आपस में क्या हो गए, हाफ ब्लड हो गए। तो इस तरीके से आपको एंसेस्टर और ये कॉमन एंसेस्टर निकालना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब कि जिनका फादर एक है और वाइफ मदर जो है वो डिफरेंट है, वो हाफ ब्लड होते हैं। ओके, उसके बाद एक और ये पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसमें भी आप ये जो है ग्राफ के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही है, प्लीज स्पिंडा रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पिंडा रिलेशनशिप के बारे में सीधा आपको पूछ लिया जाएगा कौन सी डेफिनेशन इसको कवर करती है। उसके बाद स्पिंडा रिलेशनशिप की जो डिग्री होती है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं जो फादर की है वो 5 चलती है और मदर की जो है वो 3 तक चलती है स्पिंडा रिलेशनशिप में। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इन डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको वैलिड मैरिज की एज पूछी जाएगी। सभी को पता है हमारी वैलिड मैरिज की एज पूछी जाती है। और जो प्रोहिबिटेशन रिलेशनशिप होते हैं और स्पिंडा रिलेशनशिप, यहाँ पे जो भी मैरिज होगी वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बाइगेमी पर आ जाइए। हमें पता है सेक्शन अंडर सेक्शन 17 इसके बारे में डील करता है, बाइगेमी के बारे में, और पनिशमेंट भी दी गई है। तो आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा सेक्शन आपको करना है, तो सबसे पहले तो एक जो मैं आपको बता रही थी कि इंडेक्स, आपको इंडेक्स लर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे ये पूछ लिया जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट का अंडर सेक्शन किससे डील कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए अंडर सेक्शन 18 में पनिशमेंट दी हुई है, हर उस सेक्शन की पनिशमेंट मिलेगी जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, और फाइन भी दिया हुआ है 1 लाख रुपए तक का वहां पे फाइन इंपोज किया जाएगा। उसके बाद आ जाइए 7 में सेरेमनी है, 8 में क्या है, रजिस्ट्रेशन। अब यहां से क्वेश्चन आता है, देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा कि रजिस्ट्रेशन वैसे तो कंपलसरी नहीं है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता तो उसकी फीस कितनी है, उसकी फीस 25 रुपए फाइन है। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा डेफिनेटली। उसके बाद आप आ जाइए जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। तो जुडिशियल सेपरेशन की भी अपने आप की कंडीशन है, लेकिन आपको सिर्फ सेक्शन और उसका नाम पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपसे थोड़ा सा अगर इसमें डिटेल में पूछा जाएगा
तो वो यही पूछा जाएगा, अगर जुडिशियल सेपरेशन के टाइम अगर एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो मैरिटल रेप में कंसीडर होगा। जी हाँ, वो क्राइम है हमारे इंडिया में। तो इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप सेक्शन 12 पे आ जाइए कि अपनी मैरिज को आप वॉइडेबल डिक्लेयर कैसे करवा सकते हैं, ये इसके बारे में। सेक्शन 12 हमें जब डिवोर्स में नहीं जाना होता तो हम वॉइडेबल डिक्लेयर करवाते हैं, लेकिन वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने की अपने कंडीशंस हैं। 1 ईयर से होने से पहले पहले और जो ग्राउंड्स हैं वो आपको ही प्रूफ करने होते हैं। इससे रिलेटेड ये जजमेंट्स हैं, आप प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जजमेंट्स पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप आते हैं डिवोर्स, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा आपको डायरेक्ट सेक्शन 20 देखने को मिलेगा कि सेक्शन 13 किसके बारे में डील करता है। उसके बाद इसके ग्राउंड्स है, उसके ग्राउंड भी पूछे जाएंगे, एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिसर्शन और बहुत सारी चीजें हैं। डिसर्शन में भी बहुत सारी चीजें हैं, वो पूछी जाएंगी। क्रुएल्टी के इंपॉर्टेंट जो केस है उसके बारे में पूछा जाएगा, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए कि सेक्शन 13 का 2 जो है वो सिर्फ विमेंस को ही डिवोर्स लेने के लिए प्रोविजन देता है कि सिर्फ इन ग्राउंड्स में विमेंस ही ले सकती हैं। उसके बाद जो 13B है, 13A है, 13B म्यूचुअल कंसेंट जो हम पढ़ते हैं कि म्यूचुअल अगर आपसे समझौते से आप लोग तलाक लेना चाहते हैं तो वो 13B है। उसके बाद सेक्शन 16 में आ जाइए कि जो चाइल्ड है वो लिस्टिमेट, इलिस्टिमेट के बारे में बात कर रहा है, तो वो कैसे होगा। लिस्टिमेट होगा, देखिए बच्चा हमेशा जायज ही माना जाता है, ये कोर्ट की प्रिजम्पशन है और इस पे हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन भी पढ़ते हैं, तो प्लीज। उसके बाद सेक्शन जो इसका 22 है, सेक्शन 22, वो फिर से वही बात मैं बताऊंगी, पनिशेबल प्रिस्क्राइब करता है और 1000 का जो फाइन है वो इम्पोज करता है कैमरा ट्रायल में। जो कैमरा ट्रायल होते हैं, अब यहाँ पे कैमरा ट्रायल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा सेक्शन जो है कैमरा ट्रायल से डील करता है, तो सेक्शन 22। तो हिंदू मैरिज एक्ट के ये सेक्शन थे जो इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद अडॉप्शन और मेंटेनेंस भी है, इसके बारे में मैं इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ इसका सेक्शन 24 पूछा जाएगा जिससे हम मेंटेनेंस लेते हैं। उसके बाद सेक्शन 25 इससे पूछा जा सकता है, आप नोट डाउन कर लीजिए, और 27 और 28 सिर्फ ये 4 सेक्शन आपको करने हैं यहाँ से। उसके बाद एनफोर्समेंट भी पूछा जा सकता है, वो एनफोर्समेंट आप करवाएंगे डिक्री और ऑर्डर्स की ही करवाते हैं। उसके बाद मेजोरिटी और हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट में से क्वेश्चन आते हैं, इसके जो सेक्शन है वो आप नोट कर लीजिए, मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। वैसे तो पूरा एक्ट जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेजोरिटी की एज कितनी होती है, वो एज होगी 18+। उसके बाद अगर गार्जियन अपॉइंट हो जाता है और तो वो कितने साल का होता है, कितना ईयर, तो वो मतलब कि 21 ईयर्स का होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन अपॉइंट हो सकता है, तो आप यहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सेक्शन 6, इसका सेक्शन 6 से क्वेश्चन आता है कि फादर मदर भी जो नेचुरल गार्जियन होते हैं वो कौन होते हैं। सेक्शन 9 टेस्टामनी, ठीक है, टेस्टामेंट्री गार्डियंस कौन कौन हो सकते हैं। आप प्लीज, मेरा आपको सजेशन है, अभी वीडियो के साथ साथ नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप बाद में इसको हाथ से जरूर लिखिएगा, क्योंकि पेपर में आपको फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। उसके बाद सेक्शन 11, इसका सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेवेंट एक जजमेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद बस यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है। और इनकैपेसिटी मतलब कि हाँ, एक सेक्शन 10 से भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें एक जो कोर्ट कंसीडर करेगी कि गार्जियन किसको अपॉइंट करना है, तो वो उसको रिलीज कैसे करना है, वो कौन कौन से ग्राउंड है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बस इसके यहाँ से यही सेक्शन करने थे। एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का अगर आप करते हैं तो एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में जो सेक्शन है, सेक्शन डील करेगा 18 to 30। अब इसमें आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जब भी हम स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, मतलब कि जब भी एडॉप्शन करते हैं वो अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें भी सेरेमनी परफॉर्म करनी होती है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है हिंदू मैरिज एक्ट के दौरान। उसके बाद इफेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसके इफेक्ट क्या होंगे। बस यहाँ से सेक्शन 6 के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, सेक्शन 6 क्या कह रहा है। उसके बाद आप सेक्शन 9 के बारे में भी पढ़ सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
और उसके बाद आप पढ़िए सेक्शन 10। सेक्शन 10 में आपको बताया गया है, सिचुएशंस बताई गई हैं बस कि किस बच्चे की एडॉप्शन की जा सकती है। तो ये 4 सिचुएशन है जहां से बच्चे की एडॉप्शन की जा सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो जो बाकी छोटे छोटे एक्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।